दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी मौजूदा दौर में अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ पिछले 9 सालों से तो काफी कंफर्टेबल दिखाई दे रही थी, बेहद आरामदायक स्थिति में दिखाई दे रही थी। लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि इतने बदलते हुए नजर आ रहे हैं जिसके कई उदाहरण आप देख सकते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग किस प्रकार से अपनी सरकार की कमजोरियों को दबाने के लिए पूर्व की सरकार की के कामों को गिनाते हुए नजर आते हैं कि कब किसने कहां हमला किया, कब किसने क्या किया, यह नौबत आ गई है। लेकिन इसके साथ ही कुछ और चीजों के दर्शन अभी आपको हो रहे हैं। संभवतः पिछले 9 सालों में कभी नहीं देखा गया होगा कि चुनावी माहौल में चुनावी टास्क देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की क्षेत्रवार बैठकों में हिस्सा लिया हो। कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा के लोगों की बैठक, कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक, कभी बिहार झारखंड के सांसदों की बैठक, कभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बैठक। इसी प्रकार से कई अलग अलग बैठकें आयोजित हुई है। क्षेत्रवार सांसदों की बैठक ली गई है और क्षेत्रवार उन्हें टास्क दिए गए हैं। यानी इस चुनाव का चरित्र राष्ट्रीय चुनाव होने के बावजूद राष्ट्रीय नहीं रह गया है और भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशें इस चुनाव को नेशनल इलेक्शन बना पाने में खुद को नाकामयाब दिख रही है। अभी से उसका अंदेशा हो चला है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के टास्क अपने सांसदों, अपने जिलाध्यक्षों, अपने प्रवक्ताओं अलग अलग बैठकों में दिए जाने शुरू कर दिए हैं। किसी को कहा जा रहा है कि जो स्थानीय स्तर के सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनके साथ दोस्ताना संबंध बनाए, किसी को कुछ और टास्क दिया जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहकर संबोधित करें। यानी अमर्यादित आचरण की एक औपचारिक ट्रेनिंग मौजूदा दौर में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के द्वारा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दी जा रही है। और दोस्तों, ऐसी ट्रेनिंग जब दी जाती है तो इस ट्रेनिंग को किस बात का संकेत माना जाए? स्वाभाविक है कि घबराहट का संकेत है। स्वाभाविक है कि मौजूदा दौर में आम जनता के जनाक्रोश से सत्ता को उपजे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोगों को जो डर दिखाई दे रहा है, उस डर की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है। लेकिन इन सब के बीच इंडिया की बात हम जितनी भी करें, एनडीए की बात हम जितनी भी करें, हकीकत यही है कि कुछ राज्य हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां न तो इंडिया भाजपा की मदद, न तो इंडिया कांग्रेस की मदद करने जाएगा और न ही एनडीए भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए सामने आएगा। और आज इन्हीं में से दो राज्यों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिन दो राज्यों के बूते भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनेगी या नहीं बनेगी, यह तय हो जाएगा। ये दो राज्य तय कर देंगे कि सरकार एनडीए की भी बना सकने लायक भारतीय जनता पार्टी बचेगी या वाकई उसे अगले 5 साल के लिए ट्रेजरी बेंच की जगह विपक्षी बेंचों पर बैठना पड़ जाएगा। और इन दो राज्यों की चर्चा के पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि इनकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल इनकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि 5-6 ऐसे राज्य हैं जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इस बार उसके हालात खराब है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तकरीबन 100 सीटों का घाटा भारतीय जनता पार्टी को इन 6 राज्यों से होने जा रहा है। 6-7 राज्यों से आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी 2 चुनाव से क्लीन स्वीप कर रही है। हरियाणा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर, पिछली बार बीजेपी ने किया था 10 में 10 सीटें जीती थी। आप बिहार की बात करें, एनडीए ने पिछली बार कमोबेश क्लीन स्वीप किया था, 40 में 39 सीटें जीती थी। जिस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का बहुमुश्किल खाता खुलता था, वहां भारतीय जनता पार्टी 18 सांसद जिता के ले गई। जिस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के बावजूद पिछली बार 9 सीटें जिता कर ले गई, 11 में 9 सीटें। जिस कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने 28 में 25 लोकसभा सीटें जीती। जिस महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जैसे मजबूत अलायंस पार्टनर के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सफाया कर दिया विपक्ष का, 48 में 41 सीटें जीती। तो इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब है। लिहाजा जब इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, दिल्ली में सीटें घटने की संभावना है, लद्दाख और चंडीगढ़ की सीट हारे जाने की संभावना बन रही है, तेलंगाना में खाता खोलने के लाले पड़ गए हैं जहां पिछली बार 4 सीटें थी। तो मौजूदा दौर में जो 2 मजबूत किले हैं, उन 2 मजबूत किलों की चर्चा कर लें कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को 200 तक का आंकड़ा भी हासिल होगा या नहीं होगा, 180-90 का आंकड़ा भी हासिल होगा या नहीं होगा, ये यही 2 राज्य तय करेंगे। और आप सोच रहे होंगे
कि मैं जिन दो राज्यों की चर्चा करने जा रहा हूं वो दो राज्य उत्तर प्रदेश और गुजरात होंगे। जी नहीं, उत्तर प्रदेश और गुजरात की चर्चा मैं नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश के बारे में अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक इलेक्टोरल अलायंस शेप नहीं ले लेगा, जब तक एक आधिकारिक स्वरूप इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में सामने नहीं आ जाएगा, तब तक हम उत्तर प्रदेश पर कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे। गुजरात प्रधानमंत्री का गृह राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य में अंततः भावना प्रधान राजनीति खेलने पर मजबूर हो जाएंगे, ये बात सबको पता है। लिहाजा हम गुजरात की भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तब सवाल उठता है कि आखिर किन दो राज्यों की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए, इन दो राज्यों में हम सबसे पहले चलते हैं राजस्थान। जी हां, 25 लोकसभा सीटें, और 25 की 25 लोकसभा सीटें पिछली 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है। पिछली बार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, सरकार बनी, बहुमत के साथ सरकार बनी, लेकिन बहुमत के साथ सरकार बनने के बावजूद मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का खाता तक लोकसभा में नहीं खुलवा सके। महज 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ था, लेकिन राजस्थान की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी 2019 में कांग्रेस का खाता खुलवा पाने में नाकाम रही थी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को भी चुनाव नहीं जिता पाए थे। तो राजस्थान में अब जो परिस्थिति दिख रही है, इस बात में कोई शक नहीं है, दूर दूर तक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव की नाकामी के बाद कम से कम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपनी सरकार की नीतियों की वजह से, अपने कामकाज की वजह से विधानसभा चुनाव के लिए कम से कम मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की, दूसरी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, सस्ते सिलेंडर देने शुरू किए, और इन सब के बीच 50 तक पहुंचा दी राजस्थान में जिलों की संख्या। यानी जो लोकल लेवल पर जो डिमांड्स थी अलग अलग जिले बनाने की, चाहे वो किसी भी इलाके में हो, उन जिलों को बनाकर अशोक गहलोत ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की। स्वाभाविक है, अशोक गहलोत ओबीसी समाज से आते हैं, अशोक गहलोत माली समाज से आते हैं, और ओबीसी समाज से आने के बाद जब भी विधानसभा का चुनाव होता है, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की उस अपील को अशोक गहलोत राजस्थान में फीका कर देते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, मैं नीची जाति का हूं। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग जो नरेंद्र मोदी करते हैं, उस अपील को विधानसभा चुनाव के मामले में वो फीका कर देते हैं। कारण ये होता है कि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को, ओबीसी वर्ग को ये पता होता है कि नरेंद्र मोदी राजस्थान आकर मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, लिहाजा यहां कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो पिछड़े वर्ग से आने वाले अशोक गहलोत ही बनने जा रहे हैं। यह समुदाय बीजेपी के पीछे खड़ा हो जाता है। लेकिन यही अशोक गहलोत सत्ता में आने के बाद अपने कोर वोटर को, जो वोटर अशोक गहलोत के नाम से नाम की वजह से कांग्रेस पार्टी को वोट देता है, खासकर 2014 के बाद से, वो वोटर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि तब उसे प्रधानमंत्री चुनना होता है। जब ओबीसी मुख्यमंत्री चुनना होता है, तब वो वोटर सीधे सीधे अशोक गहलोत के साथ खड़ा हो जाता है, और जब ओबीसी प्रधानमंत्री चुनने की बात आती है, तब वो अशोक गहलोत का साथ छोड़कर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो जाता है। लाख कोशिशें अशोक गहलोत कर लें, लोकसभा में अशोक गहलोत सीटें नहीं दिला सकते। तो कांग्रेस पार्टी को आखिर राजस्थान में करना क्या चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने एक खेल कई बार किया है। आपको याद होगा 2005 के विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने भजन लाल को अघोषित तौर पर ही सही चेहरा बनाया था, लेकिन चुनाव होने के बाद दिल्ली से फरमान गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। और भजन लाल नाराज हुए, स्वाभाविक था उनका नाराज होना, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शपथ दिलाने का नतीजा ये रहा कि अगले लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सफलता दर्ज की। ठीक यही काम अच्युतानंदन को अघोषित तौर पर ही सही, यूं कहे कि काफी हद तक घोषित तौर पर केरल में सीपीएम ने चेहरा बनाया, एलडीएफ ने अपना चेहरा बनाया, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद पिनराई विजयन को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और पिनराई विजयन को मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ सीपीएम ने यह सुनिश्चित कर दिया कि वो केरल की परंपरा को तोड़ने जा रहा है, और उसने रोटेशन की परंपरा को पिछले विधानसभा चुनाव में तोड़ दिया। अशोक गहलोत भी इस बार अपने नाम के सहारे तोड़ देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को असली राजनीति विधानसभा चुनाव के बाद करनी होगी। यह सही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिलने के बाद
नजदीकी मुकाबले वाली सीटों पर सरकारी कर्मचारियों का रोल बढ़ गया है और स्वाभाविक है कि उनकी सहानुभूति कांग्रेस पार्टी के साथ होगी। इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारियों की सहानुभूति, जिन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम मिली है और इस बात का डर है कि भाजपा यदि सत्ता में आई तो ओल्ड पेंशन स्कीम के फैसले को वापस भी ले सकती है, लिहाजा वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और जितना वो कर सकते हैं, उनके घर परिवार के वोट हैं और कुछ और बातें हैं जो हमारे दर्शक समझते हैं कि सरकारी ड्यूटी में, इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारियों की क्या भूमिका होती है, तो वो करेंगे। इस बात की पूरी संभावना है। सत्ता मिल जाएगी कांग्रेस को, लेकिन सत्ता मिलने के बाद हिंदुत्व की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति को तोड़ने के लिए जो असली खेल कांग्रेस पार्टी के द्वारा खेले जाने की जरूरत है, ताकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 25 से 5-6 पर सिमटाया जाए, तो वो खेल खेलने के लिए कम से कम विधानसभा चुनाव तक के लिए या आगे के लिए भी अशोक गहलोत से मुक्ति पानी होगी। और न सिर्फ अशोक गहलोत से मुक्ति पानी होगी, बल्कि 3-4 जिलों के नेता माने जाने वाले सचिन पायलट से भी मुक्ति पानी होगी। और खुलकर राजस्थान में, यूं कहें कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर एक लालू यादव और एक मुलायम सिंह यादव पैदा करना होगा, यानी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले समुदाय से मुख्यमंत्री लाना होगा। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कहें तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाली आबादी जाट आबादी है। तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव के बाद यदि जाट मुख्यमंत्री और मीणा उप मुख्यमंत्री के खेल को खेलने पर यदि कांग्रेस पार्टी उतर गई, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए 25 में 5 सीटें निकालनी भी मुश्किल हो सकती है। तो असल खेल राजस्थान में चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद है। अब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने यदि फिर उसी घिसे पिटे लकीर की तरह कि चुनाव जिताकर अशोक गहलोत लाए हैं, लिहाजा लोकसभा भी यही जिता देंगे, इन्हें ही मुख्यमंत्री पद पर कंटिन्यू रहने दिया जाए, तो ये पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा और 2019 जैसे नतीजे की पुनरावृत्ति के लिए भी कांग्रेस पार्टी को तैयार रहना होगा। अब बात करते हैं दूसरे राज्य। जी हां, मध्य प्रदेश की बात अब करते हैं। 29 लोकसभा सीटें और 14 और 19 के चुनावी नतीजे की बात करें तो क्रमशः 27 और 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। और मध्य प्रदेश में इन 27 और 28 सीटों ने, और मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर यदि 2014 की बात करें तो 52 सीटें, 54 सीटों में 52 सीटें और 2019 में 54 में 53 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती, उसने नई दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। और अभी जो मैंने आपको बताया कि 7-8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब है, तो उन परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी खुद अभी 200-210 के आंकड़े तक पहुंचती हुई दिख रही है, यदि इन 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने खेल कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी 150-60 पर भी सिमट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में भी पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य की 29 में से सिर्फ 1 लोकसभा यानी अपने बेटे को जिता पाए थे। कारण क्या था? कारण सबसे बड़ा यह है कि मौजूदा दौर में एक बहुत ही स्पष्ट फॉर्मूला है कि यदि सांप्रदायिकता की राजनीति को रोकना है तो जातीय चेहरे खड़े करने होंगे। सामुदायिक चेहरे ही सांप्रदायिकता की राजनीति को रोक सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी खत्री समाज, जिसकी बेहद कम आबादी, संभवतः 1% आबादी भी मध्य प्रदेश में नहीं है, उस खत्री समाज से मुख्यमंत्री ला करके भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को अपना मैजिक चलाने के लिए पूरा खुला मैदान उपलब्ध करा दिया था लोकसभा चुनाव में, और जिसका फायदा बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद मध्य प्रदेश में उठा लिया। आज भी परिस्थितियां यही है। कमलनाथ चेहरे हैं, बेशक कमलनाथ के चेहरे पर और कमलनाथ के चेहरे पर कम राज्य की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। पूरी संभावना दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बन जाए। जो राज्य के अलग इलाकों से खबरें आ रही हैं, कई लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा 55 से लेकर के 60 सीटों के बीच भी सिमट सकती है। खैर, सरकार बनाने के लिए 230 सदस्यों की विधानसभा में 116 की जरूरत होती है और 140 के ऊपर कांग्रेस आमतौर पर राजनीतिक विश्लेषकों को 140 से 160 के बीच में दिखाई दे रही है। अभी सरकार बन जाएगी कांग्रेस की, जैसा बताया जा रहा है। लेकिन सरकार बनने के बाद यदि फिर एक बार कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि फिर 29 में 25 से 28 के बीच सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली जाए।
क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, कमोबेशी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी परंपरा के अनुरूप चलते हुए कोई चेहरा सामने नहीं रखेगी, बल्कि अपनी उस ट्रेडिशन को निभाएगी कि सांसदों को चुनने का मौका दिया जाएगा। तो जब आप भारतीय जनता पार्टी की चेहरे की सियासत के सामने ये खेल खेलना चाहते हैं, तो ये खेल खेलने के लिए राज्य में मजबूत छत्रप होने चाहिए। राज्य में सामुदायिक आधार पर इन्फ्लुएंशियल वोटर को एक साथ जोड़ के रखने वाला छत्रप होना चाहिए। तो उस परिस्थिति में मध्य प्रदेश में जो हालात है, या तो कांग्रेस पार्टी राजपूत समुदाय से मुख्यमंत्री बनाए या फिर आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बनाए, तभी जाकर के खेल हो सकता है कि या तो आदिवासी मुख्यमंत्री, राजपूत उप मुख्यमंत्री, या राजपूत मुख्यमंत्री और आदिवासी उप मुख्यमंत्री। अब दिग्विजय सिंह बने, अर्जुन सिंह के बेटे बने, कोई ट्राइबल चेहरा बने, लेकिन कमलनाथ के बाहर जाकर के, बियॉन्ड कमलनाथ, कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने के बाद सोचना होगा। अन्यथा एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के खुले मैदान में अपना घोड़ा दौड़ाने के लिए एक बहुत ही सुगम रास्ता मिल जाएगा, और उस रास्ते को उपलब्ध कराने का काम उसी तरह का होगा जिस तरह का 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। इस बार चुनाव जीतने के बाद यदि कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाया गया, तो तय मानिए कि जो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में यह दिख रहा है कि भाजपा की सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी, तो भाजपा की सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन यदि कांग्रेस ने अशोक गहलोत और कमलनाथ को मुख्यमंत्री के पद पर रिपीट कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाने में जरूर कामयाब हो जाएगी। इस बात की संभावना काफी हद तक बलवती हो जाती है, खासकर इन दो लोगों के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। सियासत की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, मनमोहन सिंह बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, बहुत अच्छे प्रशासक हो सकते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह, वोट कैचिंग एबिलिटी मनमोहन सिंह के पास नहीं है कि मनमोहन सिंह वोट दिला सकते कांग्रेस पार्टी को। ठीक यही स्थिति विधानसभा चुनाव में तो वोट दिला देंगे अशोक गहलोत, लोकसभा चुनाव में जब दिल्ली में अटल आडवाणी का दौर होगा तब वो वोट दिला देंगे, लेकिन जब पिछड़े वर्ग का चेहरा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सामने रखेगी या रखती है, खासकर 14 और 19 से, वहां अशोक गहलोत की अपील बहुत सीमित हो जाती है। अशोक गहलोत नीतीश कुमार नहीं है जो पिछड़े वर्गों में नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एक सीमित रास्ता ही उपलब्ध कराते हैं। अशोक गहलोत की अपनी सीमाएं हैं, अशोक गहलोत बहुत अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है। कमलनाथ के साथ परिस्थितियां दूसरी है। कमलनाथ एक ऐसे राज्य में है जहां अल्पसंख्यक वोटों की आबादी, उनका प्रतिशत सिंगल डिजिट में भी काफी कम है। पूरा खेल बहुसंख्यक समाज के बीच खेला जाना है, पूरा खेल हिंदुत्व की सियासत के बीच खेला जाना है। तो जहां 93-94% मतदाता हिंदू समाज से हो, बहुसंख्यक हिंदू हो, बहुसंख्यक समाज से हो, वहां अल्पसंख्यक वोटों के सहारे बहुत बड़ा खेल नहीं हो सकता। बहुसंख्यक वोटों में तोड़ने के लिए हिंदुत्व की, यानी सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ सामुदायिकता की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी को मंडलवादी पार्टियों की तरह इन दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री बनाना होगा, क्योंकि इन्हीं दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में टिका हुआ है। आज भी भाजपा को संभवतः यह लग रहा है कि यदि विधानसभा चुनाव हार भी जाते हैं और अशोक गहलोत और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, तो लोकसभा चुनाव के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो जाती है कि चुनाव जीते या हारे, लोकसभा में इनके पास सीटें इन राज्यों से आ जाएंगी। तो इस मामले को, यानी लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में जनता को अलग अलग तरह से सोचने पर जो भारतीय जनता पार्टी विवश कर देती है, उस व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी जो कंपल्सन क्रिएट करती है कि लोकसभा में जनता अलग तरीके से सोचे, विधानसभा में अलग तरीके से, खासकर इन दोनों राज्यों में। तो यदि कांग्रेस पार्टी ने जनता की इस व्यवस्था पर, इस तरह से सोचने की व्यवस्था पर ब्रेक लगा दिया, कम्युनल कॉन्शसनेस की जगह कम्युनिटी कॉन्शसनेस डेवलप कर दी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 150 सीटों पर भी पहुंचना मुश्किल हो सकता है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी क्या करती है। वैसे कांग्रेस को गलतियों का पुलिंदा कई लोग कहते हैं, क्योंकि हिस्टोरिक ब्लंडर करती आ रही है। 90 के बाद की सियासत को उत्तर भारत में पहचान नहीं पाई। तो इसका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट ये होगा कि उदयपुर चिंतन शिविर में जातिगत जनगणना के समर्थन की बात तो कांग्रेस ने कर दी, कमलनाथ ने आरक्षण बढ़ाने की बात कर दी, अशोक गहलोत ने आरक्षण बढ़ा दिया, लेकिन जब तक आरक्षण बढ़ाने, जातिगत जनगणना की बात करने के अलावा आप
एक सामुदायिक चेहरा खड़ा नहीं करेंगे, सांप्रदायिक चेहरे के सामने एक मजबूत सामुदायिक चेहरा खड़ा नहीं करेंगे, तब तक इस सियासत का डिविडेंड, इसका लाभांश हिंदुत्व की राजनीति के ठेकेदार उठाकर ले जाते रहेंगे। इस बात को कांग्रेस पार्टी को समझने की जरूरत है और देखते हैं कांग्रेस कितनी जल्दी समझती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।